थर्ड न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम मंथन करते हैं और रोज करते हैं किसी न किसी विषय पर। हम कल एक विषय पर कर रहे थे, लव जिहाद और लैंड जिहाद। लव जिहाद के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके। आज लैंड जिहाद के बारे में करेंगे। मैं देवाशीष भट्टाचार्य और मेरे साथ हैं प्रमोद तिवारी। प्रमोद तिवारी, ये बताइए कि लैंड जिहाद आखिर है क्या? क्योंकि ये नया शब्द है। देखिए, लव जिहाद के बारे में सबको पता है, लेकिन लैंड जिहाद थोड़ा सा अलग चीज है, क्योंकि ये चीज को लेकर के कहीं डिस्कशन हम लोगों ने देखा नहीं है। तो लैंड जिहाद के बारे में जितना बताइए। देखिए, लैंड जिहाद क्या है, लैंड जिहाद कैसे होता है, इस बारे में बताने के पहले मैं कुछ असम के आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। असम के इसलिए कि असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने शपथ ग्रहण के बाद में कहा था कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर वे एक मुकम्मल कानून लेकर आने वाले हैं। मैं कुछ आंकड़े आपके साथ साझा करना चाहूँगा। ये दिल को दहलाने वाले आंकड़े हैं। असम के सत्रों की 7,000 बीघा जमीन इलीगली ऑक्युपाइड है। असम की जो फॉरेस्ट लैंड है उसका 22% घुसपैठियों ने दखल कर रखा है। असम के 312 रिजर्व फॉरेस्ट और 5 नेशनल पार्क की काफी बड़ी मात्रा में जमीन अतिक्रमणकारियों द्वारा अतिक्रमित की जा चुकी है। वैसे तो असम में देखिए 1901 से ही खास लैंड जो होती है, जिसको सरकारी जमीन कहते हैं, माटी कहते हैं हमारे यहाँ स्थानीय भाषा में, माटी को दखल करने का सिलसिला शुरू हो गया था जब अंग्रेजों ने उस समय के पूर्वी बंगाल से, ईस्ट बंगाल से लोगों को यहाँ लाकर बसाना शुरू किया। क्योंकि असम में काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी थी। असम के लोग केवल एक ही बार खेती करते थे। ब्रिटिश जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की यह मंशा थी कि इन खाली ज़मीन के ऊपर, ग्रेजिंग लैंड और फॉरेस्ट लैंड के ऊपर, अगर हम आज के बांग्लादेश, जो उस समय पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल के लोगों को लाकर बसा दें तो वे 2 या 3 खेती करेंगे, क्योंकि वो लोग खेती करने में माहिर लोग होते थे, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड रेवेन्यू मिलेगा। और इस प्रकार 1901 से ही यहाँ पर असम में उस समय के पूर्वी बंगाल से लोगों का आना शुरू हो गया। उन्होंने सरकारी ज़मीनें दखल करनी शुरू कर दी और ये सारा का सारा काम, ये सारे के सारे ऑपरेशन में तेजी तब आई जब 25 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया था। वहाँ उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, के लोगों के ऊपर अमानवीय यातनाएं देनी शुरू कर दी थी। उसके चलते तकरीबन एक मोटे अनुमान के अनुसार 50 लाख लोग अवैध रूप से शरणार्थी बनकर सीमा पार कर बांग्लादेश से असम आ गए थे। इन लोगों ने, ये चूंकि खेती करने में माहिर होते हैं, इन लोगों ने आकर असम की खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करना शुरू किया। ब्रह्मपुत्र नदी में 1950 के भूकंप के बाद से जो सैंडबार्स निकले हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में चर कहते हैं, चरों पर इन्होंने कब्जा करना शुरू किया। और उसके बाद इनका एक कब्जा करने का जो सिलसिला था वो आगे बढ़ता गया। इन्हें राजनीतिक प्रश्रय मिला, वोट बैंक की राजनीति के कारण इनका हौसला बढ़ा और धीरे धीरे करके इन्होंने असम की जो फॉरेस्ट लैंड थी, असम के जो रिजर्व फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, उनकी भूमि के ऊपर तो कब्जा किया ही। सबसे बड़ी बात है कि जो असम के जो सत्र है, जो शंकरदेव, श्रीमंत शंकरदेव के एक शरणीय जो धर्म है, जो पंथ है, उस पंथ के जो मोनेस्ट्रीज है, उन मोनेस्ट्रीज की कम से कम 7,000 बीघा से ज़्यादा जमीन इन लोगों के कब्जे में है। ये कोई सरकारी आंकड़ा नहीं है, खुद सत्र महासभा की ओर से जारी किया गया आंकड़ा है। जैसे कि मैंने कहा कि इन लोगों को वोट बैंक की राजनीति के चलते राजनीतिक प्रश्रय मिला। राजनीतिक प्रश्रय मिलने के बाद में इनका ये जो अपनी रोजी रोटी के लिए जो जमीन दखल करने का जो इनका सिलसिला था, वो एक मिशन बन गया। वो एक तरह के जनसंख्या युद्ध में तब्दील हो गया और उस जनसंख्या युद्ध का विस्तार ही है ये लैंड जिहाद। कैसे होता है लैंड जिहाद? क्या होता है लैंड जिहाद? एक केस स्टडी अगर हम करते हैं, 2016 के आसपास की बात है। उत्तर प्रदेश के कैराना से हिंदुओं का पलायन शुरू हुआ था। 300 से ज़्यादा हिंदू परिवारों ने कैराना शहर को छोड़ दिया था। उनके घरों के बाहर बोर्ड लग गए थे कि यह घर बिकाऊ है। इसी तरह एक केस स्टडी हम असम की ले सकते हैं। असम के नौगांव जिले में डाकोर घाट बोलकर एक गांव है और उसके समीप का एक गांव है दक्षिण सियालमारी। दक्षिण सियालमारी और डाकोर गांव की केस स्टडी है कि डाकोर गांव एक ऐसा गांव हुआ करता था, गौर कीजिएगा शब्दों पर, एक ऐसा गांव हुआ करता था जहां इंडिजिनस असमिया लोग रहते थे, जबकि दक्षिण सियालमारी में
अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, बांग्ला भाषी मुसलमान लोग रहते थे, अगर हम खुले शब्दों में कहना चाहूं तो 30-40 साल पहले तक तो सब सामान्य रूप से चल रहा था। धीरे धीरे परिस्थितियां इस तरह बनी कि आज डाकोर घाट में बमुश्किल 10-20 असमिया परिवार रह गए हैं और ये सारा का सारा इलाका जो बांग्ला भाषी मुसलमानों के कब्जे में आ गया है। एक उदाहरण और देना चाहूंगा, केस स्टडी की जब हम कहते हैं कि पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि 1000 से ज्यादा लोग, हथियारबंद लोग जिनके पास में धारदार हथियार थे, धनसिरी नदी पार कर औरंग रिजर्व फॉरेस्ट में पहुंच गए थे और वहां उन्होंने बाकायदा अपने घर बनाने शुरू कर दिए थे। फॉरेस्ट गार्ड और स्थानीय पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की पर वे हटा नहीं पाए। अंत में सेना की मदद लेनी पड़ी उनको वहां से हटाने के लिए। वो इतने रिलेक्टेंट थे कि उन्हें वहां रहना ही है। मैं एक मिनट बीच में करना चाहूँगा कि आपने कहा 71 में जो पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर जो है अपनी दरिंदगी कह सकते हैं आप कि करने की वजह से लोग पलायन किए और जो कुछ शरणार्थी बनकर या कुछ होकर आए हैं असम में। मैं इसमें कहना चाहूँगा हिंदू और मुसलमान दोनों आए होंगे। अब ये जो आपने कहा कि सत्र की बेदखल, सत्र के जो लैंड है उसको कब्जा करने की बात आपने कहा, सरकारी लैंड की बात आपने कहा, कितने प्रतिशत हिंदू शरणार्थियों ने कब्जा किया है और कितने मुसलमान ने? नहीं, इसमें मैं जब बांग्ला भाषी मुसलमान शब्द का जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये बात तय है कि ये इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है कि ऑपरेशन सर्चलाइट के दौरान और उसके बाद भी धार्मिक उत्पीड़न के चलते या सामाजिक उत्पीड़न के चलते बांग्लादेश से और उसके पहले पूर्वी पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुओं का भारत आगमन हुआ और उसमें कुछ लोग असम भी आए थे, किंतु वो असम की जो माटी है उसमें घुल मिल गए। उन्होंने सत्रों की जमीन पर, रिजर्व फॉरेस्ट के ऊपर या फिर खास माटी के ऊपर कब्जा, अतिक्रमण नहीं किया। ये एक ध्यान देने वाली बात है। जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि बांग्ला भाषी मुसलमानों ने जो कि सीमा पार से आए हुए हैं, ये दखल करने की, माटी दखल, लैंड जिहाद की जो बात है वो उनके ऊपर केंद्रित है। ठीक। अब बात ये होती है कि लैंड जिहाद होता कैसे, लोग अपनी जमीन क्यों छोड़ देते हैं, क्यों डाकोर घाट के लोगों ने अपनी माटी को छोड़ दिया, जबकि ये बात हम जानते हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में भी ये सिविलाइजेशन की बात इस बार थी। पिछली बात पिछले चुनाव में उन लोगों ने माटी बेटी की बात की थी, किंतु इस बार सिविलाइजेशन की बात की है। क्योंकि यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है देवाशीष कि कोई भी सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता जब तक उसके पास उसकी अपनी जमीन न हो, उसकी अपनी माटी न हो, एक ऐसी जमीन, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा, भूखंड जिसको वो अपना कह सकें, क्योंकि अगर उसकी ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी नहीं होगी तो सिविलाइजेशन ज्यादा वक्त नहीं लगे, वो कालकल्पित हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी, पेरिस हो जाएगी। तो इसीलिए सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, असमिया सिविलाइजेशन को बचाने के लिए, भारतीय सिविलाइजेशन को बचाने के लिए यह जरूरी है कि इस लैंड जिहाद की जो समस्या है इसकी गंभीरता को समझा जाए, सरकार इसके प्रति संवेदनशील हो, प्रशासन इसके प्रति संवेदनशील हो और सबसे बड़ी बात है कि असम की जनता इसके प्रति संवेदनशील हो कि यह खतरा कितना गहरा है। आज एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, साझा करना चाहूँगा कि निचले असम के धुबड़ी, ग्वालपाड़ा, सालमारा, ये आपका बारपेटा, नलबाड़ी, इन जिलों में और इधर मध्य असम के दरंग और नौगांव जिलों में, होजाई जिलों में, बराक घाटी के सिलचर, करीमगंज और हाइलाकांदी में शायद ही ऐसी कोई खेती योग्य जमीन होगी जिसको कहते हैं कि मूल निवासियों का कब्जा हो। वो सारी की सारी जमीन मूल निवासियों के हाथ से जा चुकी है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है। इसके कारण भी है, हमारे यहाँ के मूल निवासी कहते हैं कि असमिया लोग आनंदी होते हैं, वो एक ही बार खेती करते थे, ये 2-3 बार खेती करते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इन लोगों को बुलाया, खेती जिसको कहते हैं कि पटान के ऊपर खेती करने को, इनसे कहा कि खेती जब होगी तो आप या तो हमें एक निश्चित रकम दे दीजिएगा या फिर जो भी उपज होगी उसका आधा या कोई भी एक प्रपोर्शन में वो लोग शेयर कर लेते थे। धीरे धीरे जैसे कहते हैं कि इन्होंने अंगुली पकड़ते पकड़ते पोछा पकड़ लिया और जमीनों पर कब्जा करने लगे। जमीनों पर कब्जा कैसे करते हैं? ये जो ओरिजिनल जो इनहेबिटेंट्स होते हैं, इन लोगों को काम करने का एक तरीका, उनको ये कॉर्नर कर देते हैं। ये पूरे विश्व का एक फेनोमेना है कि जहां भी मुसलमान आबादी होती है 20-25%, ये अघुलनशील लोग होते हैं, ये स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर नहीं रह सकते। उसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। 6-7 दिन पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक केस का निपटारा यह कहते हुए कहा कि सेकुलर कंट्री में, एक धर्मनिरपेक्ष देश में, कोई एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के धार्मिक उत्सवों, उनके परंपरा और रिवाजों को मनाने के ऊपर पाबंदी की मांग नहीं कर सकती है। हुआ यह था कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने
मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, एक कंप्लेन दायर किया था कि हमारे आसपास के हिंदू लोग जो अपने जुलूस जलसे निकालते हैं, त्यौहार मनाते हैं, उससे हमें आपत्ति होती है, हमें तकलीफ होती है, हमारी जो सोशल हार्मोनी उससे डिस्टर्ब होती है, लिहाजा कोर्ट आदेश जारी करे कि ये सब बंद हो जाए। देवाशीष कल ईद थी और कल सुबह के हमने समाचार पत्र पढ़े तो उसमें यह था कि ईद आज है, किंतु जब दुर्गा पूजा शुरू होती है, जब रामनवमी के जुलूस निकलते हैं, जब हनुमान जयंती के जुलूस निकलते हैं, तब ये कहते हैं, हम अखबारों में पढ़ते हैं कि हनुमान जयंती आज या दुर्गोत्सव आज से शुरू, संवेदनशील इलाके में गश्त बढ़ाई गई। किंतु कल आपने किसी भी अखबार में नहीं देखा होगा कि ईद आज संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ी। जरूरत नहीं पड़ती है ना। नहीं, ये बात नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती की बात नहीं है। संवेदनशील इलाके है कौन से, किन्हें हम संवेदनशील इलाके कहते हैं? ये संवेदनशील इलाके वो है जहां पर, जिन्हें हम कहते हैं माइनॉरिटी डोमिनेटेड। मैं थोड़ा खुले शब्दों में कहने का आदी हूं कि जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा होती है। आपकी जब दुर्गा पूजा होती है, आपकी हनुमान जयंती होती है, आपकी रामनवमी होती है, तो उन इलाकों में गश्त इसलिए बढ़ानी पड़ती है कि आपकी अगर जुलूस इन इलाकों से गुजरेगी तो वहां पथराव होगा, किंतु आपके इलाके से गुजर कर तो ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं तो आप उन्हें ईद मुबारक कहते हैं। तो ये संवेदनशील, मैंने कहा ना, अघुलनशील लोग होते हैं। जहां 15-20% से ज्यादा हो गए वहां ये दूसरे लोगों को रहने की इजाजत नहीं देते हैं। डकार घाट में क्या हुआ? डकार घाट में ये हुआ कि वहां के जो हजारिका, एक जो केस स्टडी है, एक सारे नेशनल अखबारों में आई थी, हजारिका उपाधिधारी एक असमिया हिंदू ने कहा कि मेरी जमीन यहाँ थी, धीरे धीरे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए, इन लोगों का आचार व्यवहार रहन सहन हमसे अलग है, ये लोग कई तरीके से हमें परेशान करते हैं, हमारे केटल चोरी करके ले जाते हैं, कई बार केटल हेड हमारे परिसर में डाल देते हैं। लबोल हुआ भी है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाती है कि हमारे पास में जमीन इनको बेचकर जाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं रहता। ये चाहे डेकार घाट की बात हो, चाहे यूपी के कैराना की बात हो, यूपी के मेरठ की बात हो, या देश में किसी भी अंचल की बात हो, जहां भी अल्पसंख्यक आबादी 25-30% हो जाती है, वहां दूसरे लोगों को जाना पड़ता है वहां से, और वो जो जमीनें होती है वो जमीन ये दखल कर लेते हैं, जमीन दखल करते हैं या फिर औने पौने दाम पर उस जमीन को खरीद लेते हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट की इसमें सरकारी प्रश्रय भी इनकी मदद करता है। हम बार बार देखते हैं कि वोट बैंक की राजनीति के लिए असम में जब ऑपरेशन सर्चलाइट के बाद में बड़े पैमाने पे घुसपैठ हुई तो इंदिरा मुजीब समझौता हुआ था कि जो शरणार्थी वो वापस चले जाएंगे, किंतु वो शरणार्थी में से अधिसंख्यक भारतवर्ष में ही रह गए, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा असम के पास रह गया। वो क्यों नहीं गए? इसलिए नहीं गए कि उस समय की तत्कालिक सरकारों को उनमें वोट बैंक दिखा। तो एक तो ये अघुलनशील होते ही हैं, दूसरे सरकारी जब प्रेशर उनको मिल जाता है उसका फायदा उठाते, तो उसका फायदा वो उठाते हैं। अब इसका उपाय क्या किया जाए, इस फेनोमेना को कैसे रोका जाए? सबसे पहले तो जागरूक होना जरूरी होगा। जैसे मद्रास की बात करते हैं, मद्रास जो दक्षिण की हिंदू जो आबादी है वो आज भी आर्य और द्रविड़ के जो सभ्यताओं के संघर्ष में उलझी हुई है, पर वहाँ की जो अल्पसंख्यक आबादी है वो उसी रेस की है जिस रेस के वहाँ के हिंदू है, पर उन्हें अपना ठीक पता है कि उन्हें क्या करना है। उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कोर्ट में जाकर ये कह रहे हैं कि इन हिंदुओं को मना किया जाए कि अपने तीज त्योहार न मनाएं हमारे इलाके में, उससे हम डिस्टर्ब फील करते हैं। नहीं, मैं एक चीज इस पे ऐड करना चाहूंगा कि अभी जागरूक होने की बात आई है, तो मैं पिछले दिनों बिजनी गया था। बिजनी में मैंने देखा, मैं गांव में गया था क्योंकि बिजनी के मैक्सिमम एरिया जो है गांव है, वहां पे खेती करते हैं लोग। तो मैं देखा, मैंने पूछा एक बंदे को कि आप जो खेत है, आपका इतना बड़ा खेत है, तो ये खेत आप कैसे करते हैं? बोलते हैं कि नहीं हम नहीं करते हैं। पर क्यों नहीं करते हैं? हम लोग के पास समय नहीं है, मैं ये टीचर करता हूँ, मेरा जॉब टीचर है, और मेरा वाइफ भी जो है वो भी आंगनबाड़ी में है, और ये वो वगैरह वगैरह सब बिजी है। तो फिर खेत बताते हैं कि नहीं, खेत करने के लिए बाहर के लोगों को हम लोग ठेके में दे देते हैं, और जो है 1 बीघा में 40 मन मिलता है, और इसमें हम लोग दे देते हैं। मतलब ठीक है, दे देते हैं। किसको देते हैं पता नहीं। हमारा 3-4 गांव पीछे उधर है, जो है मुस्लिम गांव है, और वहां पे कुछ लोग हैं जो काम करते हैं और लोग मेहनती लोग हैं, उनको दे देते हैं, वो लोग खेत करते भी और 40 में दे देते हैं। नहीं, 2-3 एपिसोड पहले मैंने आपसे कहा था कि असम की जो कृषि का जो सिनेरियो है उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। असमिया युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करना बहुत जरूरी है। अभी हो क्या रहा है कि ये जैसे मैंने डाकोर घाट की बात कही, या फिर जो और जमीनें हैं जिनको
कॉर्नर करके दखल कर लिया जाता है या खरीद लिया जाता है वो तो अलग बात है। उसके अलावा भी असमिया युवाओं में एक परिपाटी चल निकली है कि उन्हें या तो सरकारी नौकरी करेंगे या फिर अपनी ज़मीन को बेच के सड़क के किनारे कोई ढाबा या कोई छोटा मोटा व्यवसाय वो करना चाहते हैं, जबकि खेती की असम में असीम संभावनाएं हैं। मैंने कहा उस दिन पहले 2-4 एपिसोड पहले भी कहा था, ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। हमारे यहाँ पानी की कोई असुविधा नहीं है, इरिगेशन की भरपूर सुविधा, साल भर खेतों को पानी मिल सकता है, इतना पानी असम में है। कुछ कैनल बनाने पड़ेंगे। पूरब से पश्चिम की ओर ब्रह्मपुत्र बहती है, उत्तर से जो हिमालय से निकलने वाली सहायक नदियाँ उसमें गिरती है, दक्षिण से हम कह सकते हैं कि ये मेघालय के पठार और ये आपका ये डिमा हजाऊ का जो पठार है, कार्बी पहाड़ से निकल कर कई नदियाँ गिरती है। तो पूरी नदियों का चेन है, उनको जोड़ने की जरूरत है। उससे इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, बाढ़ की समस्या कम होगी। और सरकार को बड़े पैमाने पर यह करना होगा कि अगर हमारी लोगों को समझाना होगा कि हमारी जमीन अगर हमारे पास में नहीं तो हमारी सभ्यता उजड़ जाएगी, लूट जाएगी, बिखर जाएगी। इसको रोकने का और भी तरीके हैं। सरकार को जो भूमि कानून है उनमें परिवर्तन करना होगा, उनको थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट बनाना होगा। ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि कोई भी जमीन की खरीद बिक्री इंडिजिनियस लोगों, मूल निवासियों के अलावा नहीं हो सकती। अब ये मूल निवासियों की परिभाषा को लेकर थोड़ा सा चक्कर आएगा, वो अलग बात है कि मूल निवासी कौन हो। दूसरी, इसमें सरकार को ये भी एक रिलैक्सेशन देना होगा कि उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए अगर जमीन बिक्री की जाए मूल निवासियों को तो वो की जा सकती है। दूसरा, अतिक्रमण को हटाना होगा। अतिक्रमण को हटाने की किंतु बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। बट्रदेवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अतिक्रमण हटाने की कोशिश की थी, उसका नतीजा यह निकला कि इस बार के चुनाव में वहां से पार्टी का प्रत्याशी चुनाव हार गया। तो ये कीमत चुकाने के लिए सरकारों को तैयार रहना पड़ेगा, किंतु अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी करना चाहिए, जारी करना पड़ेगा। तीसरी बात यह कि असम में भूमिहीन लोगों की अच्छी खासी संख्या है। असम के बड़ी संख्या में मूल निवासी भूमिहीन है। भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने तकरीबन 3 लाख लोगों को भूमि पट्टे दिए थे। इस प्रोसेस को बढ़ाया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्थानीय लोगों को भूमि पट्टा दिया जाना चाहिए। जो बाहरी लोग हैं, जो बांग्ला भाषी मुसलमान हैं, उनके माइंडसेट को समझना होगा। वो क्यों आपकी लैंड कब्जे में लेना चाहते हैं, उसके पीछे उनकी मंशा क्या है, वो किस उद्देश्य से काम कर रहे हैं, कौन सी शक्तियाँ उनको सक्रिय और प्रत्यक्ष या परोक्ष सहयोग दे रही है, उन सबको आइडेंटिफाई करके बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चलाए बगैर ये लैंड जिहाद की समस्या से हम छुटकारा नहीं पा सकते। ये केवल असम की समस्या नहीं है, ये पैन इंडिया समस्या है। और इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब हमारे जो सियासतदान हैं वो वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में निर्णय लें, देश हित में सोचें। जमीन अगर मूल निवासियों के हाथ में नहीं रहेगी तो आपकी सभ्यता और संस्कृति भी नहीं बचेगी। तो ये विषय जो है आपने सुना, आपको समझना होगा, क्योंकि जागरूकता ये सबसे जरूरी है। आप अगर जागरूक बनेंगे, आपको अगर देखिए सरकार कानून बनाएगी, सरकार कानून बनाने के बाद ही वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तभी इम्प्लीमेंट हो पाएगा जब आप जागरूक होंगे। देखिए सत्र की जमीन तो एक दिन में नहीं गई होगी, और सत्र में तो बहुत लोग रहे होंगे, तो क्या उनको पता नहीं था कि सत्र का जमीन जा रहा है? सरकारी जमीन की बात करें तो ठीक है, चलो सरकारी जमीन किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन सत्र की जमीन क्यों नहीं पता चला? तो पता चला तो इतने समय क्यों नहीं रोका गया? तो ये तो इसलिए नहीं रोका गया कि जागरूक नहीं है, जागरूक भी नहीं है। और जो जमीन को दखल करने वाले इतने एग्रेसिव होते हैं, जैसे कि मैंने औरांग का दिया कि धनसिरी नदी पार करके गए, हजारों की तादाद में थे, एक मकसद के साथ गए कि हमें रिजर्व फॉरेस्ट में अपना बसेरा बसाना है, अपनी बसावट बसानी है। डीएफओ को जब पता चला तो फॉरेस्ट जो गार्ड्स होते हैं उनसे तो वो काबू में नहीं आए, स्थानीय पुलिस भी उन्हें काबू में पाने में नाकाम रही, और अंततः आर्मी की सेवा लेनी पड़ी। आप फर्ज कीजिए कि कुछ लोग जो आए हैं, चर से आए हैं, अधनंगे लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, पर उन्हें यह पता कि ये जमीन हमें चाहिए, उसके लिए उन्होंने धारदार हथियारों का जुगाड़ कर लिया, और आप देश के प्रशासन को उन्हें वहां से हटाने के लिए सेना की जरूरत लेनी पड़ी। इसी से स्थिति की भयावहता और गंभीरता का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जो है मैं कुछ पॉइंट्स मतलब समराइज करना चाहूंगा। पहला चीज ये कि सरकार कानून बनाए, दूसरी ये कि हम जागरूक हो, तीसरी ये कि हमारे जो एग्रीकल्चर में जो काम करते हैं
वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है, क्योंकि देखिए एक खेती होती है जहां वो 2 या 3 खेती करने की कोशिश करें। असम में जोरहाट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जहां से आप सपोर्ट ले सकते हो, खूब सपोर्ट मिलता है। हमारे जो फिशरी डिपार्टमेंट है, मीन जो डिपार्टमेंट है, फिशरी जो डिपार्टमेंट है, वो आपको सहयोग करती है। खादी उद्योग की सपोर्ट मिलता है आप लोगों को। तो ये कर सकते हैं हम, ये संभव है, तभी संभव है जब आपके दिमाग में ये आएगा कि हमें करना है एग्रीकल्चर को बढ़ावा। तो इस तरह का बहुत पॉइंट्स है जिसको लेकर के हम विषय है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते रहेंगे, मंथन करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम मंथन करेंगे थर्ड आई न्यूज में रोज। देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।